गुड मॉर्निंग। अब तक हमने संधि के बारे में, 3 संधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम चौथी संधि है, चौथा लेक्चर है आपके लिए। दीर्घ संधि पढ़ ली हमने, गुण संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि पढ़ ली, और आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। तो देखिए, अपना जो स्कूल है, जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी, वो आपके लिए फिर से क्लासेज आपके लिए अपॉइंट कर रहा है, और इनका आप भरपूर घर पर उपयोग करें, फालतू इधर उधर घूमने के बजाय। आइए आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, टॉपिक की तरफ। यण संधि। तो अब तक हमने 3 संधियां पढ़ी थी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। उनमें क्या था कि जो स्वर थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, जो दोनों स्वर थे वो दोनों मिलकर के एक नया स्वर बना रहे थे। लेकिन यण संधि में थोड़ा सा अलग है। यण संधि में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, यदि ई, उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है। असमान का मतलब होता है समान नहीं होना चाहिए, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए। जो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों में से ये 2 ई को छोड़ दो, बाकी 9 स्वर में कोई सा भी स्वर आ सकता है। इधर ऐसे ही उ के बाद उ नहीं आना चाहिए और कोई सा भी स्वर आ सकता है। उ के बाद ई आ सकता है, ई के बाद उ आ सकता है, री के बाद ई उ कोई सा भी आ सकता है, यानी समान स्वर नहीं आए। और जब समान स्वर नहीं आएंगे तब ई का य बनेगा, उ का व बनेगा, री का र बन जाएगा। यानी समान स्वर आ गए तो दीर्घ संधि में चला जाएगा, यानी ई के बाद ई आ गया तो बड़ी ई हो जाएगी, वहां दीर्घ संधि वाला नियम आ जाएगा। उ के बाद उ आ गया तो भी वही दीर्घ संधि वाला नियम हो जाएगा। इसलिए असमान स्वर आएंगे तब यण संधि होती है। और यण संधि में जो बदलाव आता है वो इनका ई, उ और री का आता है। ई के बाद यह आता है, ई का यह बन जाता है, उ का वह बनता है और री का र बनता है। ये ध्यान रखना है। एक उदाहरणों के द्वारा समझो। ई वाला देखो सबसे पहले, जैसे प्रति +1। अब समझो, पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? ती, प्र प्लस त प्लस ई प्लस ए प्लस क, ये है। तो इस ई का बनेगा यह, इस ई के स्थान पर यह बन जाएगा। तो देखो, फिर हम एक एक प्र प्लस त प्लस य प्लस ए प्लस क, इस तरह शब्द बना। बदलाव कहाँ हुआ? ई में। ई का बनेगा यह। अब सभी वर्णों को एक साथ मिला के लिख देते हैं, शब्द आ जाएगा हमारा प्रत्येक। इस तरह एक की जो मात्रा है वो यह पे लगेगी और ये जो वर्ण है वो यों की त्यों लिख दिए जाएंगे। तो जो बदलाव है, पीछे वाला स्वर जो है, ई के बाद जो अगला स्वर आया है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ जो बदलाव आएगा वो इस ई में आएगा। तो ध्यान रखना है ये। तो शब्द बनेगा प्रत्येक, शब्द बना प्रत्येक। ऐसे ही और देखो एक उदाहरण ई का ही एक उदाहरण और देखो। अति प्लस अधिक, वही देखो, ए वर्ण विन्यास कर लो, त प्लस ई प्लस ए प्लस ध प्लस ई प्लस क प्लस, ये इसका वर्ण विन्यास है। पूरा वर्ण विन्यास है। जो भी अति का ए त ऐ, ये अति का वर्ण विन्यास हुआ, इधर अधिक का वर्ण विन्यास ये हुआ। अब हमारा जो बदलाव है वो होगा इस ई में। ई के बाद असमान स्वर आया है,
समान आता दीर्घ संधि बनती। ठीक है, अब ई के बाद असमान स्वर आया, ई के बाद ए आया है, तो ई का क्या बन जाएगा, ये, ई का बन जाएगा ये, फिर वही हो जाएगा ए प्लस ते प्लस ये प्लस ए प्लस ध प्लस ई प्लस के प्लस ए। तो फिर अब इस सब वर्णों को, इन सब वर्णों को मिला के लिख देते हैं। ए है ये हमारा, ते आधा हो जाएगा, ये हमें ए मिल जाएगा, ध पे ई की मात्रा लग जाएगी और ये ई का वर्ण अलग हो ही गया। शब्द निकल के आया अत्यधिक, शब्द क्या निकल के आया, अत्यधिक। तो इसी तरह यहां शब्द बना हमारा अत्यधिक, शब्द बना अत्यधिक। तो इस तरह ई का यह बनता है पहला नियम यण संधि का, ई के स्थान पर यह बना और यह में अगले स्वर की मात्रा लग जाती है। जो भी दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा उसके साथ यह जुड़ जाएगा, यह में वो जुड़ जाएगा, उसकी मात्रा लग जाएगी। इसी तरह वह वाला देखो, पहला नियम हुआ। अब आता है ऊ, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। जैसे अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। वर्ण विन्यास देखो, वर्ण विन्यास ए प्लस ने प्लस उ, ने में उ की मात्रा है तो नु प्लस ए प्लस ये प्लस ए, ये है। अब देखो दो स्वर है तो उ के बाद असमान स्वर आया है, उ के बाद असमान स्वर आता है तो उ का वह बन जाता है, तो उ के स्थान पर बनेगा हमारा वह, उ के स्थान पर बनेगा वह। और वर्णों से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी और वर्णों में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। फिर एल जो भी हैं वर्ण वो ऐसे थे जैसे ही लिखने, जैसे थे वैसे ही लिखने हैं। अब फिर इन सब वर्णों को मिला के लिख देते हैं। ए ने आधा है क्योंकि ने के बाद व्यंजन आया है, कोई स्वर नहीं है तो आधा आएगा, वह में ए मिल जाएगा वह, और ये में ए मिल जाएगा। शब्द बन गया अन्वय, शब्द बन गया अन्वय। ठीक है, अगला एक और उदाहरण इसका ही देखो, एक उदाहरण और देखो। धातु प्लस एक, धातु प्लस एक, तो फिर वही वर्ण विन्यास करना है। ध, ध में आ की मात्रा है तो आ प्लस त, त पे उ की मात्रा है उ, इधर से ई और क, क में ए मिला हुआ है, ये वर्ण विन्यास हुआ इसका, ये वर्ण विन्यास हुआ। अब वही देखो दो उ के बाद असमान स्वर आया है, उ के बाद असमान स्वर आया है तो उ के स्थान पर फिर वही बदलाव होगा हमारा, बदलाव करना है तो उ का बनेगा व, उ का बनेगा व। अब फिर वही वर्णों को मिला के लिखना है हमें, तो धा तय आधा रहेगा, ई इधर आएगा, कै पूरा हो जाएगा, ये मिल गया। अब सबको मिला के लिख दो। धात्विक, ये जो वह है इसमें ई की मात्रा अलग जुड़ जाएगी, जो बदलाव हुआ है उसके स्थान पर वह बना है उसमें अगले स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, शब्द बन जाएगा हमारा धात्विक। ये है। अगला जो नियम है हमारा री, री के बाद कोई भी असमान स्वर आना चाहिए, री के बाद असमान स्वर आना चाहिए। असमान जब उ के बाद ई आया है,
ये नहीं है कि ये भी नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं, यानी उ के बाद ई आ सकता है, उ के बाद री आ सकता है, लेकिन उ के बाद उ नहीं आएगा, ई के बाद ई नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, आगे है री वाला। देखो री का बनता है रे, कब बनता है? जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है। पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। री की मात्रा लगी हुई है, वर्ण विन्यास करके देखो। समझ में नहीं आता है तो सबसे अच्छा तरीका है वर्ण विन्यास। यदि कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई शब्द कैसे बनाना है, उसका मेल नहीं हो रहा है, संधि नहीं हो रही है शब्द में हमसे, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका वर्ण विन्यास करना। यण संधि में सबसे अच्छा तरीका यही है। पितृ का हो गया, आगे इसका दूसरा शब्द है उसका कर लो। ये आपका वर्ण विन्यास होगा। प पी त्रि उ प दे स, ये वर्ण विन्यास हो गया। अब देखो दो स्वर कहाँ एक साथ आ रहे हैं, स्वर संधि है, स्वर संधि में हमेशा दो स्वर आते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होगा, हमेशा स्वर संधि में। अब देखो दो स्वर एक साथ कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। अब नियम आ गया कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री के स्थान पर क्या बन जाता है? रे। री के स्थान पर बनेगा रे, तो वही हो गया। अब फिर इन वर्णों को मिला के लिख दो पी। अब तय के बाद कोई स्वर नहीं है तो तय आधा रह जाएगा, री का बन गया रे, फिर ऊ आ जाएगा और फिर इनको मिला दो पे, फिर इसको मिला दो, सभी व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं लग जाएंगी इस तरह। अब सभी वर्णों के एक साथ लिख दो तो पितृपदेश शब्द बनेगा हमारा पितृपदेश। कैसे बना? त्रय कहां से आ गया? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं त्रय, संयुक्त व्यंजन छ, त्रय, ग और श्र, ये चार संयुक्त व्यंजन हैं हिंदी के। तो ये जो बनता है ये पहले आधा क आएगा और ये छ, इससे बनेगा। ये आधा तय और र, इससे बनेगा। ये बनेगा आधा ज और न, इससे ये बनता है श और र से। इस तरह ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये त्रय बना हमारा, यहां से त्रय निकला, यहां से ये त्रय बना। तो ये देखो तय और रे। अब आगे इसमें रे में आय मिला हुआ है, लेकिन यहाँ उ आया है तो उ की मात्रा लग गई। जो भी स्वर आएगा उस व्यंजन की मात्रा, उस पर व्यंजन की मात्रा लग जाएगी। तो इस तरह शब्द बना पितृपदेश। पितृपदेश, ठीक है। एक देखो इसका, फिर आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएंगी। मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा वही है, तय में डी मिला हुआ है। तो देखो अब मैं सबका नहीं करूंगा, सिर्फ ये लास्ट का और ये इनका ही वर्ण विन्यास करूंगा। मां तय प्लस री प्लस आ प्लस ज्ञा, इस री का बन जाएगा रे, री का बन जाएगा रे, क्योंकि बदलाव कहाँ होगा? री में। री के बाद ऐसा मान स्वर आया है इसलिए। तो मां तय प्लस रे प्लस आ और फिर ज्ञा, ये हो गया मां तय रे आ ज्ञा। अब तय और रे मिलकर के क्या बन जाएंगे? त्रय, त्रय बन गया। तो मां
त्र आ ज्ञा। अब पूरा वर्ण बन जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा मात्रा ज्ञा। ठीक है, इस तरह हमें ये संधियां, यण संधि थी हमारी ये। एक बार फिर समझ लो 1 मिनट में फिर से। यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का यह बनेगा, सिर्फ ई का, पीछे वाला जो स्वर है उसका कोई बदलाव नहीं होगा। ऊ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ऊ का वह बनता है, पीछे वाले जो स्वर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी मात्रा इन पर लगेगी। री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री का रे बनता है, पीछे वाला स्वर है उसकी कोई बदलाव नहीं होता, उसकी मात्रा रे पे लगती है। जैसे आ की मात्रा रे में लगी, त्र, ते और रे मिलकर के त्र बने, इस तरह त्रा, ये हुआ। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया आपको, ये होते हैं 4। ठीक है, इस तरह हमारी ये जो यण संधि थी ये थी। अब आप एक्सरसाइज लिखिए। तो ये यण संधि थी, इसकी कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, इनको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर वापस करें। और आपका अपना स्कूल जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है और हमें प्राउड है कि हम इस स्कूल के मेंबर हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा, आपकी सुविधा के लिए बहुत अच्छी ऑनलाइन क्लासेज आपको प्रोवाइड कराने जा रही हैं, इनका आप उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। आपका अपना स्कूल जुपिटर आपके साथ।